स्वागत है दोस्तों। स्टडी फॉर यूपीएससी में हम लोग करंट अफेयर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। आज हमने करंट अफेयर में मई 2025 का आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत किया है और ये पार्ट 1 है। ठीक, देखिए इसमें पहला टॉपिक जो चर्चा में था उसका नाम है केर सांगरी। ध्यान दीजिए कि ये क्या है, तो एक राजस्थानी व्यंजन है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक, ध्यान दीजिए ये जो केर सांगरी है ना, वह 2 पौधों से बनता है। एक तो केर है जो कि मरुस्थलीय जंगली बेर है, और एक सांगरी है। सांगरी ये आपको खेजरी के वृक्ष की फलियां होती है। ठीक है, तो इस दोनों को मिला के जो व्यंजन बनाया जाता है वही आपका क्या है, केर सांगरी। ध्यान दीजिएगा इस खेजरी के वृक्ष के बारे में कि ये राजस्थान का ना राज्य वृक्ष है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है। एक बिश्नोई समाज होता है या बिश्नोई समुदाय होता है जो इसको पवित्र मानता है या इसके द्वारा यह पेड़ को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है केर सांगरी आप समझ गए होंगे, जिसको जीआई टैग मिला है और ये राजस्थानी व्यंजन है और ये किससे मिलके बना है ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं कि जो जीआई टैग है ना, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो बताता है कि कोई भी उत्पाद जो है ना विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं। जो ये बताता है कि ये एक स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र में आता है और उसकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और विशेषता उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा ये जो जीआई टैग जो मिलता है ना, वो किस एक्ट के थ्रू मिलता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। इस बात को भूलिएगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए यह टैग जो है सामान्य तौर पर 10 साल के लिए होता है, लेकिन इसका पुनर्नवीनीकरण संभव है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप केर सांगरी और जीआई टैग के बारे में थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा पाए हों। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते, इसका नोट बनाते रहिएगा। अगला नंबर जो आपको चर्चा में टॉपिक रहा आर्ट एंड कल्चर में, वो था आपको गोंड और मधुबनी चित्रकला। ध्यान दीजिए ये क्यों चर्चा में था, तो एक्चुअली हुआ क्या कि राष्ट्रपति भवन में ना आर्टिस्ट इन रेसिडेंट कार्यक्रम में इस चित्रकला को अभ्यास करने वाला जो कलाकार थे वो हिस्सा में भाग लिए थे। ठीक है, तो देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा गोंड चित्रकला के बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो देखिए इसको भी जीआई टैग मिला है, लेकिन मुख्य रूप से एमपी के लिए मिला है। तो गोंड चित्रकला क्या है, तो एक लोक कला है जो गोंड आदिवासी समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, इसका प्रमुख क्षेत्र की अगर बात कीजिएगा तो मुख्यतः आपको एमपी है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी आपको गोंड चित्रकला बनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि प्रकृति और देवताओं को प्रसन्न करना और जीवन, मृत्यु और प्रकृति में संबंध दिखाना। ठीक है, इसकी विशेषता की अगर बात कीजिए तो ये भूलिएगा नहीं कि बिंदु और लाइनों से आकृति को भरा जाता है। मुख्य विशेषता आपको यही है। इसमें प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है और ख़ास बात यह है कि इसमें बॉर्डर नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें बॉर्डर नहीं बनाया जाता है। इस विशेषता को भूलिएगा नहीं। ठीक है, यानी कि इसको लाइनों से, डॉट से आकृति को क्या किया जाता है, सजाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मधुबनी चित्रकला। देखिए मधुबनी चित्रकला की जब बात कीजिएगा तो ये मिथिला के क्षेत्र में लोक चित्रकला है। ये बिहार और कुछ भाग नेपाल में भी आपको इसका प्रयास किया, यानी कि इसको बनाया जाता है। परंपरा ये है कि इसका परंपरा है कि राम सीता विवाह से ये जुड़ा हुआ है और ज़्यादातर हिंदू पौराणिक ग्रंथों से ही इसके चित्र को लिया जाता है और बनाया जाता है। ठीक है, उसके चित्र को लिया जाता है और बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा पहले ये केवल दीवार और फर्श पर बनाया जाता था, अब आजकल कागज, कपड़ा, कैनवास इत्यादि सब पर भी बनवाया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए मधुबनी चित्रकला की विशेषता की बात कीजिएगा तो चमकीले लेकिन प्राकृतिक रंग, दोनों में प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल होता है। ध्यान दीजिएगा डबल बॉर्डर अनिवार्य है। इसमें आपको देखे हैं, इसमें बॉर्डर नहीं ना होता है गोंड में, इसमें डबल बॉर्डर अनिवार्य है।
वो भी डबल बॉर्डर, सिंगल बॉर्डर नहीं। कोई खाली जगह नहीं छोड़ा जाता है, पूरा पूरा भर दिया जाता है। और इसका काम मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यतः है, यानी पुरुष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये आप समझ गए। अगला नंबर हम लोग चलते हैं, नाग शंकर मंदिर। ये आपको चर्चा में क्यों था? पहली बात तो देखिए, ये असम में एक विश्वासनाथ एक जिला है, जहाँ के नाग शंकर मंदिर, जो कि बात हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे कछुआ संरक्षण के लिए मॉडल टेम्पल इसको घोषित किया गया है। यहाँ पे ना तालाब है और उस तालाब में ना बहुत सारा कछुआ है, ठीक है। तो उसको इसके लिए क्या किया गया कि कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया है, ठीक। इस बात को भी भूलिएगा नहीं। अब हम बात करते हैं नाग शंकर मंदिर के बारे में। नाम ही है नाग शंकर, इसका मतलब ये किसको समर्पित मंदिर होंगे? तो भगवान शिव को। भगवान विष्णु दे दे तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, भगवान शंकर का मंदिर है ये, प्राचीन। नदी तट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के उत्तरी तट पर पड़ता है ये। इस मंदिर का उल्लेख जो है ना वो कालिया पुराण में मिलता है, ठीक है। देखिए, इस मंदिर का एक विशेषता तो ये भी है कि जब समर सॉल्स्टाइस यानी कि ग्रीष्म अयनात के दिन सूर्य के जो किरण है ना वो सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। इसीलिए प्राचीन काल में सूर्य के द्वारा उत्तरायण और दक्षिणायन गति मापने में इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं, मंदिर के निर्माण की बात करते हैं। तो एक राजा शंकर या फिर नर या नाग शंकर ने इसको बनवाया था, और बाद में अहोम राजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुसेनफा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो अभी जो वर्तमान में स्ट्रक्चर बचा हुआ है ना इस मंदिर का, वो इन्हीं के द्वारा जो पुनर्निर्माण किया गया था उसके लिए। उम्मीद है बातें समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, भारत में ऐसा कई मंदिर है जहाँ पर फेथ बेस्ड कंजर्वेशन का उदाहरण मिलता है। मंदिर में कंजर्वेशन का उदाहरण तो इसके लिए बोलते हैं फेथ बेस्ड, ठीक है ना, आस्था आधारित संरक्षण का उपाय, जहाँ पे धार्मिक आस्था के कारण वन्य जीवों का इन सीटू संरक्षण दिया जाता है। अगर आप इन सीटू नहीं जानते हैं तो ये तो हम आपको पढ़ाएंगे ही इकोलॉजी में, लेकिन आप इसको समझने के लिए आप हमारे PYQ का सीरीज देख सकते हैं। अब हमको ये नहीं याद है कि कौन से सीरीज में बताया है, ठीक। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताया गया होगा। तो ये जो मंदिर होता है ना हमारे भारत में, वो कहीं कहीं फेथ बेस्ड कंजर्वेशन का उदाहरण है, और वो खासकर कैसा, इन सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कुछ मंदिर का उदाहरण देखते हैं, जैसे नाग शंकर, यहाँ पे कछुआ की प्रजाति का संरक्षण दिया जाता है, और ये असम में जो अभी हम पढ़े हैं। कुरस्वामी नाम है ना, कुर्रम है ना, कछुआ आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी कछुआ का संरक्षण दिया जाता है। करणी माता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान में है, और आपको चूहा संरक्षण यहाँ किया जाता है। मन्नारशाला एक मंदिर है जहाँ पे सर्प यानी कि सांप का संरक्षण किया जाता है, केरला में। और मेजर माता, ये जो मेजर माता है वहाँ पे आपको मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है गुजरात में। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। कम्युनिटी बेस्ड संरक्षण है, ठीक है ना, कम्युनिटी बेस्ड संरक्षण जिसको फेथ बेस्ड कंजर्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो टॉपिक चर्चा में था वह एक जगह था चर्चा जिसका नाम है निनवे। यहाँ पे ना उत्खनन हुआ है हाल ही में, और मोनूमेंटल रैलिफ आपको यहाँ पे मिला है, जिसमें एक राजा जो असीरियन साम्राज्य या फिर बोले तो प्राचीन मेसोपोटामिया साम्राज्य के ये राजा थे, जिसका नाम है अशुरवानिपाल। जो अंतिम राजा है आपको असीरियन साम्राज्य के, उसका चित्र भी आपको यहाँ से मिला है, इसीलिए यह जगह चर्चा में है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि निनवे ये प्राचीन मेसोपोटामिया का नगर था, तो आप कहिएगा यस। और ये जो है ना
असीरियन सभ्यता का राजधानी हुआ करता था। असीरियन सभ्यता का राजधानी, वर्तमान में यह आपको ईरान में वर्तमान में यह भी आपको इराक में और मोसूल शहर के एक नदी के किनारे यानी कि टाइग्रिस नदी के किनारे आपको स्थित है। फिर से सुनिए, निनवे शहर इराक में मोसूल शहर के पास टिग्रिस नदी के किनारे आपको पाया जाता है या टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ये जो आपको मोसूल शहर है ना, ये भी आई है। हमने आपको प्लेसेज इन न्यूज में मोसूल शहर का करवाया है कि ये मिलाने के लिए आपको दे सकता है कि मोसूल शहर जो है ना भाई, वो आपको इराक में और टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चर्चा इसके वजह से है, पूछ इसको भी सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट बनाते रहिए। ठीक।